यूपी में अपराध करके बच पाना मुश्किल है, ये तो सारे अपराधी जानते हैं। इसीलिए कुछ बदमाश बचकर दूसरे राज्यों में भी छिपते हैं। लेकिन योगी राज में रिकॉर्ड है कि दूसरे राज्यों से अगर अपराधी लाया गया है तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। अब योगी फोर्स के रडार पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का मोहरा आ गया है, जिसे अब योगी आदित्यनाथ दुबई से खींचकर लाएंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस फोर्स, फ्लैग मार्क, कंधे पर हथियार, हाथों में लाठी और सिर पर पत्थर से बचाने वाली टोपी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान धीरे धीरे गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े एक्शन की तैयारी थी। योगी फोर्स की इतनी बड़ी प्लानिंग क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रडार में फंस गया मुनीर का सबसे खतरनाक मोहरा। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। योगी ने संभल हिंसा को लेकर जो प्रण लिया, उसे पूरा करने के लिए योगी फोर्स आज फिर संभल की गलियों में उतरे। थाना संभल, जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपासराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। नाम शारिक साठा, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड आका मुल्ला मुनीर। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसकी तलाश बीते 14 महीने से संभल पुलिस कर रही है, अब उसकी संपत्ति को पुलिस ने कब्जे में किया। संपत्ति कब्जा करने के लिए संभल पुलिस ने बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंची। योगी फोर्स ने ढोल नगाड़ा बजाकर संभल हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त की। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कुर्की का मकसद ये कि सिर्फ संभल नहीं बल्कि शारिक साठा जहां भी छिपा बैठा हो, उस तक तस्वीरें पहुंचे कि यूपी में दंगा करने की सजा संपत्ति से हाथ धोना होता है। सारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसके 3 गुर्गों ने संभल में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद इन्हीं गलियों से होता हुआ उन तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। महिला पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद सारिक साठा का नाम सामने आया था। शारिक साठा 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भागा। दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ काम करता है। दुबई में शारिक को बचाने की कोशिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है, क्योंकि शारिक ISI का मोहरा है। ISI के इशारे पर शारिक भारत में हथियारों की तस्करी करवाता है। संभल हिंसा में जिन पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, उनकी सप्लाई शारिक ने करवाई। शारिक हथियार तस्कर के साथ सोना तस्कर भी है। नकली नोट की सप्लाई के धंधे में शामिल है। देश के दुश्मन को दुबई से खींच कर लाने की तैयारी। शारिक साठा के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई शुरू होगी। सारिक साठा के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के भरपूर तथ्य एवं एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो जनपद पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोल्ड स्मगलिंग मुख्य है। उसके अलावा वेपन स्मगलिंग और गाड़ियों की चोरी के भी प्रकाश में आए हैं और FICN के भी कई मॉड्यूल हैं वो प्रकाश में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के व्यक्ति को भरपूर प्रयास हैं उसको गिरफ्तार करने के किए जाएंगे। जी न्यूज ने संभल में शारिक साठा के परिवार से बात की तो परिवार उससे अपना पीछा छुड़ाता नजर आया। शारिक की करतूत की वजह से उसका परिवार अपना चेहरा छिपाने को मजबूर है। आप कौन हैं? मैं उनकी दौरानी हूँ सर। अच्छा, उनके देवरानी है। तो वो आप यहाँ पर सारिक साठा कब से यहाँ से फरार चल रहा है? सर वो तो बहुत ही दिनों से बाहर है। संभल हिंसा का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके लोगों द्वारा यहाँ पर फायरिंग कराई गई। सर ये हमें नहीं मालूम। आज उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें सर, हम भी नहीं, क्या हम क्या कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं? आप कुछ बताएंगे? आप भी सारिक साठा के रिश्तेदार, देखिए चेहरा वो छुपा रही हैं। सारिक साठा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फरार चल रहा है वो।
वो तो सर बहुत दिनों से यहाँ से है ना, बहुत दिनों से टाइम से ना है यहाँ। संभल हिंसा नवंबर 2024 में हुई और तब से अब तक संभल में एक्शन रुका नहीं। दंगाइयों को पकड़ने से लेकर उनके बुलडोजर से सबक सिखाने तक पुलिस ने अभियान नहीं रोका। संभल हिंसा केस में 97 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आईएसआई का मोहरा शारिक साठा है और बहुत मुमकिन कि बहुत जल्द उसे दुबई से खींचकर भारत लाया जाए और किए की सजा योगी राज में मिले। राजू राज, जी मीडिया, संभल। उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर यानी कि यादव मुस्लिम फैक्टर बड़ा वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि ये हर चुनावों में एक साथ खड़े नजर आते हैं। मगर यूपी के कौशाम्बी जिले में MY फैक्टर पत्थरबाजी में टूट गया। वजह थी जमीनी विवाद, जिसे लेकर यादव और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और इसके बाद बीच सड़क पर शुरू हुई पत्थरबाजी प्रतियोगिता। एक दूसरे पर बेहिसाब पत्थर बरसाए गए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में पत्थरबाजी की एक प्रतियोगिता शुरू और इस प्रतियोगिता में दो किरदार थे, एक यादव जी और दूसरे भाईजान। दोनों प्रतियोगियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। यकीन मानिए, जिस तेजी के साथ पत्थर मारे जा रहे हैं उसी रफ्तार से गाली गलौज भी की जा रही है। अब सवाल यह है कि अचानक यूपी में YM फैक्टर पत्थरबाजी की भेंट क्यों चढ़ गया? हर चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले यादव और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? तो इस सारे विवाद की वजह है बेशकीमती जमीन। दरअसल कौशाम्बी जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर अंजनी यादव और मोबिन खां के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि विवादित जमीन पर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है, मगर आरोप है कि अंजनी यादव कुछ लोगों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचे और हथियारों के दम पर जबरन निर्माण कार्य शुरू करा दिया। लिहाजा मोबिन खान और उनके साथियों ने इसका विरोध किया। बस इसी बात को लेकर बहस हुई, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारी जमीन मतलब झा में है, उनका जम है और वो कहते हैं हम हमारी जमीन को अपनी जमीन बताते हैं और कागज मतलब देखते नहीं हैं। उनका हमारा कागज रख लेते हैं और उनका कागज मतलब कहते हैं कि हाँ नहीं तुम गलत हो। कौन कहता है ये बात? अंजनी यादव और दरोगा जी। दरोगा जी, अच्छा। तो आप क्या इसका सिविल उबिल में कोई स्टे वगैरह है कि ऐसे ही? स्टे है। तो निर्माण कौन कर रहा था? निर्माण अंजनी यादव करवा रहे। हमारी ज़मीन जो है तिल्लापुर मोड़ पिरई स्थित जो है राजी नंबर 624 जा, जो खाता हमारा अलग है, उस पर हमारी आगे 3 दुकानें भी बनी हुई है। पीछे हमारी जो है न्यू भरी हुई है, बाउंड्री है। बगल में जो है उन लोगों का घर है, मोबिल खां आदि लोगों को उनके लड़के वो सब लोग आके ईटा पथराव कर दिए। उस पथराव में हमारे चोट भी लगी है, ऑलरेडी जो है भी है, हमने FIR भी दर्ज हो गई है। कौशाम्बी के पीपरी थाना में यादव वर्सेस खान के बीच हुई पत्थरबाजी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। अब योगी फोर्स इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। एक आदमी अपना निर्माण करवा रहा था, दूसरा पक्ष का कहना था कि ये निर्माण मेरे जमीन में करवा रहे हैं जिसपे हमारा स्टे है, और जो पक्ष निर्माण करा रहा था उसका कहना था कि नहीं, ये जो गाटा बता रहे हैं वो दूसरा गाटा नंबर है जिसपे स्टे है इनका। फिर इसमें जो वहाँ पे तहसील के कर्मियों ने भी इसकी पड़ताल की। इसमें मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनके द्वारा एक अभियोग दर्ज कराया गया है। कुछ लोग उसमें हिरासत में लिए गए हैं, विधिक कार्रवाई। वहीं कौशाम्बी के यादव जी और मुस्लिम भाई CM योगी के रडार पर है, क्योंकि उन्होंने बीच सड़क पर सरेआम कानून तोड़ा, पत्थरबाजी की और यूपी में कानून तोड़ने वाले का क्या हश्र होता है ये शायद बताने की जरूरत नहीं। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मस्जिद, मदरसे से निकली लाउडस्पीकर की आवाज पर कई जगह नियम बनाए गए जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो पाए, लेकिन अब भी कई जगह है जहां ये नियम तोड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मदरसे में हो रहा था। वो मदरसा जो हिंदुओं के मोहल्ले के बीच बना था। अब इससे वहां रहने वाले हिंदू इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इसे बंद कराने तक की मांग कर डाली। कहां बना है हिंदू मोहल्ले में मदरसा और क्यों भाईजान के जुटने से हिंदू संकट में फंस गए हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो कहानी समझ में आएगी। ये मदरसा अवैध है। ऊपर से बच्चों का ग्राहकों के ऊपर थूक देना। मेरी दुकान है, क्योंकि कहीं भी चप्पलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है।
कुछ लड़के पता नहीं क्या पीते रहते हैं बैठ के, 4-5 इकट्ठे लड़के बैठते हैं अंदर, पता नहीं क्या करते हैं उस ऑटो में बैठ के, और हटाने के लिए बोलो तो कहते हैं अभी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, कोई हटाता नहीं है। अब सबके घर में लड़कियां भी हैं, बाहर निकल नहीं सकते। यहाँ सब हिंदू ही हैं। हाँ, जरूरत नहीं है यहाँ पर इनको मदरसा बनाने की। इस मदरसे को देख, ये मदरसा हिंदुओं के मोहल्ले में बीचों बीच बनाया गया है। इस मोहल्ले में लगभग सभी घर हिंदू हैं। उनके बीचों बीच ये मदरसा चल रहा है, जहां कहने को तो बच्चों को इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन यहां रहने वाले हिंदुओं के मुताबिक यह उनके लिए दहशत का अड्डा बन चुका है। और हाल ये हो गया है कि इसने हिंदुओं के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। मामला भोपाल के हिंदू मोहल्ले ईस्ट कमला नगर का है। हिंदुओं का आरोप है कि इस मदरसे में तेज आवाज में अजान दी जाती है, बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, हिंदुओं पर थूका जाता है, पत्थर या फिर सामान फेंका जाता है। हिंदू बेटियों में डर फैला है और देर रात भी जानबूझकर शोर मचाकर हिंदुओं को परेशान किया जाता है। अब इस मदरसे से लोग इतने परेशान हो गए कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी थी और इस मदरसे को अवैध बताया। प्रशासन और पुलिस के पास उन्होंने शिकायत पत्र भेजा है और शिकायत के जरिए उन्होंने ये कहा है कि ये मदरसा अवैध है। कभी भी किसी भी समय मदरसे से ध्वनि विस्तारक यंत्र इतनी तेज आवाज में बजता है कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लोग दहशत में हैं और बाहरी राज्यों से आकर भी लोग यहाँ रहते हैं। हिंदुओं के बीच बने इस मदरसे की जांच के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो देखा कि जो मदरसा बना था उसके आसपास लगभग सभी घर हिंदुओं के थे। एक हिंदू के तो सेम एड्रेस पर ही मदरसे का भी एड्रेस लिखा जाता है। आपका मकान नंबर और मदरसे का एक ही एड्रेस? जी। क्या दिक्कत होती है आपको? कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो हमारे यहाँ आते हैं। जब शिकायत करने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे इस मदरसे की वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रहवासी एरिया में मदरसा नहीं रहना चाहिए, बस कुछ भी गतिविधि हो सकती, क्या मालूम आपको? आपने अंदर जाके देखा क्या होता है? कॉलोनी में कॉलेज खुलते हुए देखा है क्या? बहुत आवाज़ आती है और हर कभी चिल्ला चोट, और मतलब रात को 12 बजे तक ये लोग शोर करते रहते हैं। सारी भीड़ आती है बहुत सारी, वो भी अंदर गई फिर बाहर आई, पता ही नहीं कौन आ रहा है, कितने लोग अंदर हैं आज तक हम लोग को ये नहीं पता। अब यहाँ के हिंदुओं की सिर्फ एक मांग है, वो ये कि हिंदुओं के मोहल्ले में खुला ये मदरसा बंद किया जाए। हम चाहते कि ये मदरसा शिफ्ट हो जाए। क्या कहीं और जाए, यहाँ नहीं चले। क्या करें? यहाँ सब हिंदू ही हैं। हाँ, तो ये बीच में प्रॉब्लम होती है। पीछे ही एक मदरसा है, इतनी इस जरूरत नहीं है यहाँ पर इनको मदरसा बनाने की। जहाँ इनका एरिया है उस साइड करें, जहाँ हिंदू है उसी बीच में क्यों बनाना? कि हम लोग बाहर निकलते हैं इकट्ठे होकर, इनका चलना, कभी लड़ाई हो गई तो डर का माहौल हुआ है। अच्छा। कि ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो। एक तरफ हिंदू लगातार इससे होने वाली परेशानी बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मदरसे के समर्थन में भाईजान भी वहां पहुंच गए और हिंदुओं के लगाए सभी आरोपों को नकारने लगे। कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं। ये शिकायत तो कर दी कि भाई इससे तो तेज आवाज में स्पीकर बजता है, बाहरी लोगों का डेरा है। स्पीकर तो कहीं भी नहीं है, आप भी देख लो। बगल वाला घर मेरा ही है। आवाज आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती, नहीं आती। हिंदू मोहल्ले में बना ये मदरसा 2020 से चलाया जा रहा है और इसमें 100 से ज्यादा बच्चे तालीम ले रहे हैं। आरोपों के मुताबिक यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे स्थानीय न होकर बाहरी हैं। हमारी टीम ने जब इन आरोपों को लेकर मदरसा संचालकों से बात करने की कोशिश की तो उनकी जुबान सिल गई। ये शिकायत की है आपको जानकारी मिली? बात हो गई है हमारी इन लोगों से बात हो गई हमारी। हाँ, बस करें बंद करें उसको, जो कोई बात नहीं करना चाहते, मतलब जिम्मेदार करेंगे बात। जी। अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाकर यहाँ रहने वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस दहशत से उन्हें छुटकारा मिले। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या जानबूझकर ही हिंदू मोहल्ले में बीचों बीच ये मदरसा बनाया गया और इसका संचालन किया जा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कहीं हिंदू मोहल्ले में मदरसा बना दिया गया है तो कहीं सड़क के बीचों बीच मजार खड़ी कर दी गई। योगी राज में लैंड जिहाद और अवैध मजारों का क्या हश्र होता है, शायद ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर देती हैं। मगर इस बार आगरा में अवैध मजार को कुचलने का प्रण हिंदू संगठनों ने ले लिया है। हालांकि हिंदू संगठनों ने 60 दिन के भीतर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगरा में बीच सड़क पर मौजूद अवैध मजारों को हिंदू संगठन खुद तोड़ देंगे, कुचल देंगे। देखिए।
जिस सड़क को आगरा की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां से 24 घंटे 7 दिन लगातार ट्रैफिक गुजरता है, आगरा की उसी महात्मा गांधी रोड पर भाईजान ने 2 मज़ारों को बना रखा है। पहली मज़ार तो सड़क के बीचों बीच मौजूद है, तो वही दूसरी मज़ार का दायरा इतना बढ़ चुका है कि उसने आगरा की एमजी रोड को किसी मोहल्ले की गली बना दिया है। लेकिन आगरा के एमजी रोड पर बनी इन दोनों मज़ारों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 60 दिन का वक्त बचा है। इन 60 दिनों के भीतर अगर भाईजान ने लैंड जिहाद कर बनाई गई अवैध मज़ारों पर खुद हथौड़ा नहीं चलाया, अगर प्रशासन ने 60 दिनों के भीतर इन दोनों मज़ारों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं की, तो फिर 60 दिन बाद आगरा के सनातनी और हिंदू संगठन अवैध मज़ारों को खुद ध्वस्त करेंगे। इन्हें तहस नहस करने के लिए बुलडोजर हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे। धारा 80 CPC का नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, नगर निगम आगरा को दिया है और उन्हें उस नोटिस के द्वारा 60 दिन का ये समय दिया है। आप जो सड़क के मध्य में और सड़क के चौड़ीकरण में जो बाधा बन रही है मज़ारें, इनको हटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम न्यायालय के आदेश से उन्हें हटवाएंगे। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने प्रशासन और आगरा नगर निगम को नोटिस भेजा है और इस नोटिस के जरिए मांग की है कि आगरा की एमजी रोड पर बनी अवैध मज़ारों को हटाया जाए, क्योंकि इन दोनों मज़ारों के चलते यातायात में बाधा हो रही है। सड़क के बीचों बीच मौजूद मज़ारों से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, लिहाजा जनहित में मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा कॉलेज के सामने 2 मज़ारें बनी हुई हैं जो सड़क के बिल्कुल बीच में है, जिनकी वजह से आवागमन अवरुद्ध होता है, जाम लगता है। इन सबसे क्या है, दुर्घटना होने की संभावना पूरी रहती है। हिंदू संगठनों की मांग जायज भी है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चलती सड़क के बीचों बीच मज़ार को बनाया गया है। उसके चारों तरफ रेलिंग लगाकर हरी चादर को चढ़ाया गया। वही मज़ार के ठीक पास में धूप अगरबत्ती जलाने की भी जगह बनाई गई। अब भला आप ही बताइए, आखिर इस मज़ार को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि अवैध मज़ार सीधे सीधे हादसे को न्योता दे रही है। राह चलता कोई भी शख्स या वाहन इससे टकरा सकता है। अगर रात का वक्त हुआ तो फिर मंजर क्या होगा, ये आप खुद कल्पना कर सकते हैं। अब इस मज़ार को देखिए, जिसे मियां भाई मज़ारे अक़दस के नाम से जानते हैं। इस अवैध मज़ार को बनाने में तो भाईजान ने सारी हदें पार कर दी। आप भी देखिए, आगरा की महात्मा गांधी रोड किसी मोहल्ले की गली जैसी दिखाई दे रही है और उसी गली में से वाहन गुजर रहे हैं। लिहाजा आगरा के हिंदू संगठन और सनातनियों ने लैंड जिहाद कर बनाई गई दोनों मज़ारों को हटाने की मांग की है। और वैसे भी योगी राज में लैंड जिहाद या फिर अवैध कब्जे की कोई जगह नहीं है। किसी सरकारी लैंड पर कब्जा करके वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये कि अगर सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया तो 60 दिन तो बहुत ज्यादा है। उससे पहले ही मियां भाई का लैंड जिहाद और आगरा के इन अवैध मज़ारों का वजूद मिट जाएगा। योगी का पीला पंजा अपना विध्वंसक अवतार दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने वेब सीरीज मिर्जापुर हो सकता है कि देखी, वो गैंगस्टर और माफियाओं पर आधारित थी। आज हम धर्मांतरण वाले मिर्जापुर का प्रीमियर करने जा रहे हैं। जी हां, इस मिर्जापुर में धर्मांतरण होता है, लेकिन यहां एक और चौंकाने वाली बात है, और वो ये कि यहां मस्जिदों में नहीं बल्कि जिम में धर्मांतरण करवाया जाता है। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। जिम में बॉडी बनाने के लिए आते हैं लोग, खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी आते हैं लोग। लेकिन पुलिस के शिकंजे में आए ये लोग जिम में इसलिए जाते थे ताकि वो जिम के अंदर धर्मांतरण की फैक्ट्री चला सके, हिंदू बेटियों को मुस्लिम बना सके। धर्मांतरण वाले ऐसे जिम 1 या 2 नहीं, पूरे 4 हैं। पूर्वांचल के मिर्जापुर के इन्हीं जिम में मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे, यहाँ तक कि उनका यौन शोषण भी करते थे। जेल की सलाखों में खड़े ये चारों जिम चलाने के बहाने धर्मांतरण की फैक्ट्री खोल कर बैठे थे। इनके नाम है मोहम्मद शेख, फैजल खान, जहीर और शादाब। ये पूरे मिर्जापुर जिले में 4 जिम चलाते थे। इनके जिम का नाम है KGN 01, KGN 02, KGN 03 और बी फिट जिम। इन सभी जिम में हिंदू लड़कियां भी जाती थी।
जहां ये उन्हें प्यार के जाल में फंसाते थे, उनका यौन शोषण करते थे और फिर मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाते थे। योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। जिम जिहादी पर कार्रवाई 2 पीड़ित युवतियों की शिकायत के बाद शुरू हुई। शुरुआती जांच में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, फिर बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से कई हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 35 हिंदू लड़कियां आरोपियों के निशाने पर थीं। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादात को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मिर्जापुर के सभी 4 जिम को सील कर दिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिम में धर्मांतरण के खेल में और कितने लोग शामिल हैं। अब हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण की फैक्ट्री बन रहे इन सभी जिम पर बुलडोजर एक्शन हो। हम प्रशासन यही करते हैं, ऐसे जिम के ऊपर संचालन के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और बाबा जी का बुलडोजर चले जिमों के ऊपर। इससे पहले मध्य प्रदेश से भी ऐसे मामले आ चुके हैं, जहां जिम ट्रेनर पर हिंदू बेटी से लव जिहाद के आरोप में पकड़ा गया था। भोपाल में तो हिंदू संगठनों ने जिम संचालकों को चेतावनी दी थी कि वो मुस्लिम जिम ट्रेनर न रखें। मिर्जापुर में जिम जिहाद के शिकार अभी 2 बेटियां ही सामने आई हैं। हो सकता है कि खुलासे के बाद अब बाकी हिंदू बेटियां अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सामने आए। मिर्जापुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्मांतरण का मामला मिर्जापुर में हो या फिर कहीं और, योगी राज में उनका इलाज तो पक्का तय है। ऐसा ही इलाज एक लव जिहादी डॉक्टर का भी हो रहा है, जो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। लेकिन अब इस डॉक्टर के एक और मिशन का खुलासा हुआ है। वो ऑपरेशन जिसमें वो एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जिसका नाम था जन्नत। क्या था ये जन्नत और कैसे योगी ने तोड़ दी इस जन्नत की सीढ़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। रमीज के इसी फ्लैट से उन 2 लैपटॉप्स को बरामद कर लिया है। जिन योगी के राज्य में लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जहन्नुम का टिकट तय होता है, वहां ऑपरेशन जन्नत चलाया जा रहा है। इस जन्नत के नाम पर हिंदू बेटियों के साथ जिहादी खेल खेला जा रहा था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था और इस पूरे खेल के पीछे था लखनऊ का ही लव जिहादी डॉक्टर। केजीएमयू में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार रमीज का इस जन्नत से क्या कनेक्शन था, इसका पूरा खुलासा हुआ डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से। वो लैपटॉप जिसमें रमीज के काले कारनामों का पूरा काला चिट्ठा मौजूद था। रमीज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ जब ये लैपटॉप लगा तो उसमें मिले एक फोल्डर जन्नत ने रमीज की लव जिहादी प्लानिंग की पूरी पोल खोल दी। रमीज के लैपटॉप में बने इस जन्नत नाम के फोल्डर में हिंदू लड़कियों के नंबर और वीडियोस रखे गए थे, जिनमें कई अश्लील वीडियो शामिल थे। जानकारी के मुताबिक रमीज जिस भी हिंदू लड़की से संपर्क करता था, वो उसकी फोटो और डिटेल बनाकर इसी फोल्डर में रखता था। हर मुलाकात और हर तस्वीर को सेव कर रखता था और फिर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता था। इस लैपटॉप में 50 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो शामिल थे, जिनमें उसकी पहली पत्नी के वीडियो भी शामिल थे। ये सभी वीडियो वो ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। डॉक्टर रमीज की निशानदेही पर रमीज के ही इसी फ्लैट से 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि ये फ्लैट नंबर 303 है और हुसैनाबाद में ये फ्लैट रमीज ने किराए पर लिया था और यहीं पर वो रहता था और उसी की निशानदेही पर 2 लैपटॉप बरामद किया गया है। यानी रमीज का ये जन्नत फोल्डर उसका धर्मांतरण का कोड वर्ड था, जिसके जरिए वो हिंदू बेटियों को ब्लैकमेल कर धर्मांतरण करवाता था। रमीज के लैपटॉप में जन्नत फोल्डर के अलावा कॉल गर्ल की लिस्ट भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इन कॉल गर्ल्स का इस्तेमाल वो धर्मांतरण के रैकेट में मुस्लिम युवाओं को फंसाने के लिए करता था। इसके अलावा उसके लैपटॉप में इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से जुड़े संदिग्ध नंबर भी शामिल थे।
वो अपने इसी मेडिकोज ग्रुप के जरिए मेडिकल छात्राओं और अन्य युवाओं तक पहुंचता था और इसका इस्तेमाल अपना नेटवर्क फैलाने में करता था। पुलिस ने डॉक्टर रमीश को 48 घंटे की रिमांड पर लिया था। इस दौरान रमीश से कई तरह के सवाल पुलिस ने पूछे। इन 48 घंटे में रमीश ने कई राज उगले हैं और अब लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर और बड़ा खुलासा कर सकती है। पुलिस अब तक रमीश से लंबी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें उसने 48 घंटों में 120 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। अभी तो रमीश कई सवालों का जवाब देने से बच रहा है, लेकिन जिस तरह से अब उसके कारनामों का खुलासा हो रहा है, अब ये तय मानिए कि लव जिहादी डॉक्टर की जन्नत की सीढ़ी तोड़ने की योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त स्विट्जरलैंड में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन दावोस से करीब 6000 किलोमीटर दूर एक मुल्क की सेना जंग की तैयारियां कर रही है। अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का प्लान बना रही है। वो मुल्क ना तो ईरान है और ना ही रूस और ना ही चीन। वो देश है कनाडा, जो बीते 7 दशकों से अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। मगर ट्रंप की एक गलती ने कनाडा को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। तो क्या अब ग्रीनलैंड से पहले ट्रंप कनाडा पर अटैक करेंगे? देखिए। दावोस में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का यह बयान सीधे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को चेतावनी थी। वो ये कि अपनी ताकत के दम भले ही ट्रंप दुनिया के तमाम मुल्कों को डरा धमका रहे हों, डायनासोर डिप्लोमेसी के जरिए कई मुल्कों को हड़पने की कोशिश कर रहे हों, मगर ट्रंप किसी भी कीमत पर अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, जिसका सबूत है ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिका के खिलाफ ही प्रदर्शन। दरअसल कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप के घमंड का पर्दाफाश ऐसे समय पर किया जब वो बतौर राष्ट्रपति दोस्त दुश्मन का फर्क किए बिना सबके साथ सख्त और धमकी भरा रवैया अपना रहे हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल वेनेजुएला के बाद ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने नेटो सहयोगी फ्रांस को भी धमकी दी। बीते साल ट्रंप ने टैरिफ दांव से कई मुल्कों में खलबली मचा दी और साल 2026 का आगाज होते ही जिस तरह ट्रंप ने हड़प नीति को विस्तार दिया, उसे देख अमेरिका के कई सहयोगी अब उसके खिलाफ खड़े हो गए, जिनमें कनाडा, फ्रांस और डेनमार्क सबसे आगे हैं। बता दें कि हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर में ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र बताया गया और कनाडा ग्रीनलैंड के नक्शे पर अमेरिकी झंडा बना दिखाया गया। इस तस्वीर के सामने आते ही यूरोपीय देश भड़क गए, ट्रंप के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इसी बीच कनाडा के पीएम ने दावोस में बयान देते हुए ट्रंप को चेतावनी दी कि कनाडा की संप्रभुता पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कनाडा बीते 7 दशक से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी रहा, लिहाजा उसके लिए ट्रंप का यह रवैया बेहद हैरान करने वाला है। मगर कनाडाई पीएम के इस बयान के बाद आशंका ये कि ट्रंप ग्रीनलैंड से पहले कनाडा पर अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के बारे में क्या कहें, जिसका पूरा वजूद ही नकली हो, जो कि सारी चीजें नकली करता है। उसकी एक बार फिर दुनिया में जग हंसाई हो रही है, और वो भी नकली पिज्जा की दुकान को लेकर, जिसका फीता काटने के लिए मुनीर का एक मंत्री गया था, लेकिन उसे फीते ने मुनीर और पाकिस्तान की बड़ी फजीयत करा दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस पाकिस्तान के हथियार नकली होते हैं, हथियारों की डील नकली होती है, नकली जीत का जश्न मना लेते हैं, नकली सरकार चल रही है, पिटे हुए को फील्ड मार्शल बना देते हैं, उस पाकिस्तान में एक और नकली वाला कांड हो गया। इस बार तो ऐसा तमाशा बना है कि पूरा पाकिस्तान अपना सिर पीट रहा है। एक पिज्जा की दुकान पर फीता काटते इस शख्स को देखिए। ये और कोई नहीं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। वो मंत्री जिसकी जिम्मेदारी देश की रक्षा करने की है, लेकिन ये जनाब रक्षा करने की जगह पिज्जा के शौकीन निकले और पिज्जा हट का उद्घाटन करने पहुंच गए। उद्घाटन करते भी तो ठीक, लेकिन उनकी फजीहत तब हो गई जब वो जिस पिज्जा की दुकान का फीता काट रहे थे
वो भी असली नहीं बल्कि उन्हीं की तरह नकली था। ख्वाजा आसिफ ने इस आउटलेट का उद्घाटन पाकिस्तान के सियालकोट में किया था। पूरे लाव लश्कर के साथ ख्वाजा साहब यहाँ पहुंचे थे। बाकायदा PR टीम लगाई गई, फोटो खिंचवाई गई और रील्स बनाई गई। सोचा था अवाम बहुत खुश होगी, सोचेगी कि उसका रक्षा मंत्री कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है कि पिज्जा का आउटलेट ओपन करने पहुंचा है। लेकिन उनकी खुशी तब एक्सपोज हो गई जब उल्टा पिज्जा हट ने उस पर केस कर दिया। पिज्जा हट ने बयान दिया और कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारे सिर्फ 16 आउटलेट्स हैं, 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में। पिज्जा हट ने साफ किया कि सियालकोट कैंटोनमेंट में खुला यह आउटलेट नकली है और उनके नाम और ब्रांड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जिस आउटलेट का फीता काट ख्वाजा आसिफ सीना चौड़ा कर रील बनवा रहे थे वो नकली थी। अब पिज्जा हट के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में ख्वाजा आसिफ की खूब ट्रोलिंग की जा रही है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उल जुलूल बयान देकर विदेशी मीडिया तक में अपना मजाक बनवा चुका है, जो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर फायर ब्रिगेड की बातें करता है। खैर, बेइज्जती और फजीहत तो पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है और इस पहचान को कायम मुनीर और उसके ये नकली नेता हर दूसरे दिन कर ही लेते हैं, जिनका काम देश को आगे रखने की जगह नकली फीते काटना और नकली डील्स करना ही रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों की सरेआम परेड निकाली जाती है, जहां वो अपने किए की माफी मांगते दिखते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार गुजरात में हुआ, जहां यूसुफ पठान की पुलिस ने परेड निकाल दी और वो सड़क पर चलते हुए माफी मांगता दिख रहा है। क्यों और कैसे, देखिए। हाथों में रस्सी बंधी है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा, हाथ जोड़कर अपने किए पर माफी मांग रहा है। काले रंग के कपड़ों में जिस शख्स का इस तरह सरेआम जुलूस निकाला जा रहा है, जो हाथ जोड़कर सड़क पर लोगों से माफी मांग रहा है और नंगे पैर पत्थरों पर चलता हुआ लड़खड़ाता दिख रहा है, इसका नाम है यूसुफ पठान। यानी वो शख्स जो कि एक हिंदू नेता की हत्या का आरोपी है, जो कि दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लोगों से पैसे लूटता था, रंगदारी करता था, उसकी गाड़ी भी छीन लेता था और साइबर फ्रॉड भी करता था। पहले तो ये यूसुफ पठान जमानत पर बाहर था, लेकिन अब की बार जब इसके खिलाफ कंप्लेन हुई तो पुलिस ने सारी हेकड़ी निकाल दी। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां पर गिरफ्तारी के बाद आरोपी यूसुफ पठान का सड़क पर जुलूस निकाला गया और उसके सारे गुनाहों का हिसाब हो गया। दरअसल आरोपी यूसुफ पठान कानपुर का रहने वाला है और वो 2019 में हुई कमलेश तिवारी मर्डर का आरोपी है। अदालत से जमानत मिलने के बाद वो सूरत आया और सूरत में भी अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, जहां पर उस पर एक शख्स ने आरोप लगाया कि यूसुफ ने चाकू की नोक पर उससे 7 लाख रुपए मांगे और जबरन उसकी गाड़ी भी छीन ली। जब हम इंट्रोगेशन कर रहे थे, ये मेन आरोपी है मोहम्मद यूसुफ का निशत खान पठान, उसके साथ एक और भी अक्यूज था इरफान उर्फे मोनू सिद्दीकी। दोनों को इंट्रोगेशन कर रहे थे तब पता चला कि जो महिसागर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एक साइबर फ्रॉड का 5.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड की फरियाद दर्ज हुई है। उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। अब गिरफ्तारी कर पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखाने की सोची जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। और हुआ भी ऐसा, जब वो सड़कों पर रस्सियों के बीच बंध कर पहुंचा तो हाथ जोड़े और लोगों से माफी मांगने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। छत्तीसगढ़ पुलिस भी अब अपराधियों का वही इलाज करती है जो यूपी में योगी फोर्स करती है। पहले गिरफ्तारी, फिर बदमाशों के अवैध निर्माण पर पीले पंजे का प्रहार। रायपुर में रेप के आरोपी अब्दुल की दुकान पर बुलडोजर चल गया। अब्दुल की चूड़ी दुकान को मिट्टी में मिला दिया गया। रायपुर में रेप के आरोपी का अवैध निर्माण सुपुर्द खाक। छत्तीसगढ़ पुलिस भी योगी फोर्स के रास्ते चल पड़ी है। अपराध के खिलाफ योगी मॉडल से इलाज शुरू हो चुका है। पीले पंजे के वार से अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। रायपुर में रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद के दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। 65 साल के बुजुर्ग आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी ने 9 साल की बच्ची से लगातार 5 दिनों तक रेप किया था। आरोप है कि उसने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया और लगातार 5 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद नगर निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच अपने ही मोहल्ले की 9 साल की बच्ची को अपने घर बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। 16 जनवरी को दुकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसमें तय समय के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अब पीला पंजा चला।